हमने हमारे लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर 19 है। इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कौन कौन से जो एनिमल्स है वो अमीनोटैलिक हैं, यूरियोटैलिक हैं, यूरिकोटैलिक है, मतलब अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी, यूरिक अम्ल उत्सर्जी। उसके बाद हमने किडनी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम नेफ्रॉन स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम नेफ्रॉन स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में से बोलते हैं वृक्काणु, हिंदी में से बोलते हैं वृक्काणु। इस पे क्वेश्चन आएगा बड़ा। सचित्र वर्णन कीजिए, आरेख रूपी वर्णन कीजिए, जैसा भी आता है आपके बन के। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस जो डायग्राम है ना, इसको समझते हैं। इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम को अभी के अभी याद करते हैं, अभी के अभी याद करते हैं इस डायग्राम को, ताकि जल्दी समझ में आ जाए, जल्दी कनेक्टिविटी बना ले अपन इससे। चलिए शुरू करते हैं नेफ्रॉन से। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन जो है, जो वृक्काणु है, वो कहाँ मिलेगा? किडनी में। वही किडनी में कहाँ मिलेगा? जैसे ये किडनी है जी, ये सब ये रही। इसमें मैंने बताए थे पिरामिड्स होते हैं, बताए थे कि नहीं बताए थे? पिरामिड्स में यहाँ पे ये होते हैं, मिलियंस में होते हैं, यहाँ पे इस तरह से। ओके, तो ये जो चीज़ है ना, उसको जूम किया गया है एक को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिवाही धमनिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एफरेंट। एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, इसे याद कैसे करना है? अभिवाही, अभिवाही का क्या काम है? ये रक्त को अंदर लाना, ये अंदर। अब याद कैसे करोगे? कभी कभी होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि अभिवाही कौन सी है, अपवाही कौन सी है। अभिवाही को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एफ्रेंट। एफ्रेंट का ए पकड़ो, एफ्रेंट को पकड़ो, आजा। बोलते हैं ना आजा इधर, मतलब ये बुला रहा है, आजा, कम आजा। अपवाही को क्या बोलते हैं? ई फ्रेंट। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो कंफ्यूज होते हैं। जिनको नॉर्मली याद हो रहा है वो तो ठीक है, बढ़िया है। जिनको नहीं होता, जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए बता रही हूँ ये। ई फ्रेंट का ई लो और एग्जिट समझ लो इसका, समझ ला। ठीक है, एफ फ्रेंट का ई लो, आजा, कम। मतलब यहाँ से ब्लड की एंट्री होगी, यहाँ से ब्लड की एंट्री होगी। ब्लड में अगर कोई टॉक्सिक चीज़ है, जैसे यूरिया है, कोई ड्रग्स है, कोई अननेसेसरी की मेडिसिन है, वो सब भी इसके अंदर आता है। रक्त के अंदर हर चीज़ आ जाती है। ठीक है, वो रक्त कहाँ आएगा? वो जो ब्लड है वो कहाँ आएगा? वो ब्लड कहाँ आएगा ये बताओ? वो एंटर होगा अपनी आर्टरियोल के थ्रू। किस में? ये कुछ गुच्छे नुमा संरचना बनाई हुई है, ये दिख रही है मुझे तो, दिख रही है ये गुच्छे नुमा संरचना, ये दिख रही है लाल लाल। इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, यहाँ पे ग्लोमेरुलस लिखा हुआ है। इसे कोशिका गुच्छ भी कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है येलो येलो सी, मुझे तो दिख रही है, ये जो कप जैसी है, प्याले नुमा कप जैसी, इस तरह से प्याले नुमा, और इसके अंदर थी वो गुच्छे नुमा संरचना जिसे कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कह रहे हैं। ठीक है, इस प्याले नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? बोमन संपुट या बोमेन्स कैप्सूल। बोमन क्या नाम है? ये बोमन ही क्यों रखा? क्यों? क्योंकि बोमेन नामक साइंटिस्ट ने
इसकी डिस्कवरी की थी। इसको इन दोनों का संयुक्त रूप से कहा जाता है कार्पल्स। ये नया टर्म आया है, पूछ सकते हैं कार्पल्स किसे कहते हैं और ये क्या होता है, तो लिख दोगे कार्पल्स किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। कहाँ होता है, नेफ्रॉन में। ठीक है, ये किससे मिलके बना है, ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट, मतलब इस पूरे को क्या बोलते हैं, कार्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो बोमन संपुट है उससे एक नलिका स्टार्ट हो रही है। अब बोमन संपुट के एंड से आप देख रहे हो एक नलिका शुरू हो रही है। ये देखो एक बहुत ही कुंडलित सी नलिका है, कुंडली नुमा संरचना। देखो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ पे इसका नाम दे रखा है समीपस्थ संवालित नलिका। ये नाम भी सही है, कुंडलित लिखोगे इसी जगह कुंडलित भी लिखोगे तो भी सही है। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, PCT। मान लीजिए PCT और DCT में कन्फ्यूज़न हो, मैं सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ ये एनालॉजी की। मान लीजिए वो भूल जाए, अगर 1% भी वो मेरी बात याद रह जाए ये वाली की PCT मतलब हमने कहा था पास में, मतलब ये पास में रहेगी। देखो ये बोमन कैप्सूल के पास में रहेगी ये। क्लियर। इसका नाम होता है प्रॉक्सिमल, P का प्रॉक्सिमल, C से कॉन्वुलेटेड और T से ट्यूब्यूल। जी ये रहा ट्यूब्यूल, PCT। नेक्स्ट, अब ये जो PCT है ये आगे बढ़कर देखिए कहाँ जा रही है, कहाँ तक। अब आगे क्या बना रही है, ये देखो ये U शेप एक नलिका बन रही है। क्या आपको दिख रही है, मुझे तो दिख रही है। ये देखिए कुंडली नुमा संरचना U शेप की, U आकार की। इसे क्या बोलते हैं, ये जो U आकार की है इसे क्या बोलते हैं, हेनले पाश या लूप ऑफ हेनले। क्यों, क्योंकि इसको जिसने डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट जी का नाम था हेनले। इसमें जो ये थिक हो रही है, ये थिक वाली, ये जो थिक वाली है दिख रही है, मोटी मोटी है थोड़ी सी, इसकी चौड़ाई देखो थोड़ी सी ज़्यादा है। इसे बोलते हैं आरोही भुजा। फिर ये देखो धीरे धीरे ये पतली होने लग गई है, अब दिख रहा है। इसे बोलते हैं अवरोही भुजा। और ये क्या है, ये पूरा ही, मतलब ये पूरा ही है, ये लूप जो बना हुआ है पूरा ही। इसमें से जो मोटा हिस्सा है वो आरोही है और जो पतला वाला है वो अवरोही है। फिर से आरोही। अब देखो यहाँ पे फिर से ये देखो कुंडलित नुमा संरचना चालू हो गई। एक तो हमने बोमन कैप्सूल के पास देखी थी, उसका नाम हमने PCT रख दिया था। एक ये देखो ये बोमन से बहुत दूर है, हेनले लूप की एंडिंग में जाके फिर से ये कुछ बन रही है, कुंडलित नलिका। देखो कितनी कुंडलित है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है दूरस्थ संवालित नलिका या दूरस्थ कुंडलित नलिका। इंग्लिश में से कहा जा रहा है DCT दूर, ऐसे याद कर लेना। इसकी फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट, अब ये कहाँ जाके ओपन हो रही है, एक संग्राहक नलिका में जिसका नाम है संग्रह नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। क्यों कलेक्टिंग डक्ट, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है क्या, वेस्ट, यूरिन। यहाँ पे देखो थोड़ा सा हाईलाइट बता दूँ प्रोसेस, थोड़ा सा हाईलाइट करके प्रोसेस ही बता देती हूँ थोड़ी बहुत।
ताकि आगे और इजी आप फ्लो कर पाए। और ये जो बाहर निकल रही है, यहाँ से इन होता है और यहाँ से आउट होता है, इसे बोलते हैं अपवाही। यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से घूम के ब्लड गया, इसे अपवाही कहते हैं। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे ब्लड आया, अंदर आया, ग्लोमेरुलस यहाँ पे क्या होगा, ये ग्लोमेरुलस, ये जो जालिका नुमा संरचना है, ये क्या होंगी, ये मिलके क्या करेंगी, इनके पास ऐसी कोशिकाएं हैं, ऐसी सेल्स हैं, ऐसी लेयर्स हैं जो फिल्टरेशन का काम करती है। फिल्टरेशन, फिल्टरेशन का निष्पंदन। कौन, ग्लोमेरुलस। और जो भी ये फिल्टर करते हैं, जो भी इनका फिल्टरेट होता है, वो कहाँ आ जाता है, यहाँ, किस में, ये प्यालेनुमा संरचना में। क्या बोलते हैं इसे, बोमन संपुट। बोमन संपुट यहाँ आ जाता है। जो भी इन्हें फिल्ट्रेट किया है, जो भी अशुद्धि इन्होंने निकाली है, वो बाहर निकाल देंगे इस तरफ। किसकी ओर भेजेंगे, ये भेजेंगे बोमन संपुट की ओर, कि ये अशुद्धियाँ निकाली है, इसको चलो डक्ट से बाहर निकालना है, इसको हटाओ। और बाकी जो प्योर होगा वो यहाँ पे इफ्रेंट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा वापस से, कि रक्त जाओ, तुम प्योर हो, तुम जाओ, तुम्हारे अंदर से जो भी अशुद्धियाँ थी वो मैंने खींच ली है, मैंने इकट्ठी कर ली। किस में, मैंने इकट्ठी कर ली मेरे बोमन कैप्सूल में। अभी भी इसको यूरिन नहीं बोलेंगे कि ये यूरिन आ गया है, ना ना, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। हालांकि बहुत अच्छे से फिल्टर हुआ है, बहुत अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चला है, बट फिर भी नहीं, इतनी आसानी से बॉडी निकालने नहीं देगी इसको, नहीं। अभी भी ये पूरा फिल्टर, ये जो यूरिन नहीं है, ये यूरिन बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ये। अभी इसको यूरिन नहीं बोलना है, इसको फिल्ट्रेट ही बोलना है। फिर ये फिल्ट्रेट आगे जाएगा किस में, डीसीटी में। डीसीटी के पास लेयर्स होंगी ऐसे उनकी दीवारों पर, तो डीसीटी बोलेगा अरे किधर जा रहे हो, ये पानी वगैरह लेके, इतने अच्छे अच्छे आयंस लेके रुको, ये जो तुम फिल्ट्रेट लेके जा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ये वेस्ट नहीं है, इसमें से जो भी अच्छी चीज़ है ना वो मैं अब्जॉर्ब कर लूँगा, वो मैं अब्जॉर्ब कर लूँगा। तो क्या किया, डीसीटी ने रोका इसको और अब्जॉर्ब करने लग गया बीच में, कि नहीं 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 नहीं, रुको, पहले मुझे इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ निकालने दो। तो पीसीटी ने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसका अब्जॉर्प्शन कर लिया। बोला ठीक है, मैंने जितना ऑब्जर्वेशन करना था मैंने कर लिया, अब आगे भेजो इसको, आगे भेजो, मेरे से जितना हुआ ना मैंने ऑब्जॉर्व कर लिया। तो फिल्ट्रेट क्या हुआ, अभी भी यूरिन नहीं बोल रहे हैं, अभी भी यूरिन नहीं बोलना है, यूरिन नहीं है अभी भी। फिल्ट्रेट आ गया है, आ गया है। इसकी मुलाकात हुई हेनले लूप से, इसकी मुलाकात हुई हेनले लूप से, इसने इसको रोका, अरे रुक भाई, किधर। तो फिल्ट्रेट बोल रहा है भाई जा रहा हूँ एक्सक्रीट होने के लिए। ग्लोमेरुलॉजी सर ने मुझे बाहर निकाल दिया कि तुम अशुद्ध हो, आप बाहर जाओ, कृपा आप मूत्र मार्ग से बाहर निकलिए आप। तो मैं आ रहा हूँ। फिर बोला रुको, अभी भी तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो बोला क्या, तुम्हारे पास वाटर है अभी भी, वो मुझे चाहिए। तो फिल्ट्रेट क्या बोला, ले ले भाई, तू भी ले ले, अगर कुछ रह गई ये अच्छी चीज़ ले ले तू भी, भाई लूटे हुए के और लूट लो। तो हेनले लूप ने रोक लिया और बोला कि रुक, थोड़ा तेरे पास अच्छा वाटर है, मैं ये क्यों बहने दूंगा, नहीं। क्योंकि हेनले लूप क्या होता है, बहुत समझदार होता है। हेनले लूप बहुत समझदार होता है। गर्मियों में कितना यूरिन निकालना है, सर्दियों में कितना यूरिन निकालना है, ये इसके कंट्रोल में है। ठीक है ना, ये कंट्रोल रखता है कि कितना वेस्ट जाने देना आगे, कितने वेस्ट के साथ पानी जाने देना आगे। अगर इसको लगेगा कि नहीं वाटर इतना नहीं जाना चाहिए यूरिन के साथ, तो ये ऑब्जॉर्व कर लेगा हेनले का लूप, पीसीटी, हेनले लूप, ये सब ऑब्जॉर्व कर लेंगे, ये जाने देंगे। फिर क्या हुआ, हेनले के लूप में पूरा इसका शोषण हुआ बढ़िया से। जैसे जैसे ये ट्रैवल करता गया आगे की ओर, इसमें से जितनी भी डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल्स थे, आयन थे, उनका अब्जॉर्प्शन होता गया हेनले लूप पे। फिर आ गया फिल्टर थका के डीसीटी में, फिल्ट्रेट आ गया, अभी भी यूरिन नहीं है, फिल्ट्रेट आ गया डीसीटी में। अब डीसीटी बहुत ठंडा आदमी है, वो ज़्यादा रोका रोकी नहीं करेगा, वो सीधा हार्मोन्स ही निकालेगा, एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। ये इसकी दीवार इतना नहीं रोकने वाली है, डायरेक्ट क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं बेटा, हार्मोन रिलीज होते हैं अपनी ग्लैंड से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। तो ये हार्मोन्स जाएंगे कि ओ भाई रुक, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक मतलब ज़्यादा लिक्विड नहीं जाना चाहिए, साथ में ज़्यादा जल नहीं जाना चाहिए, ये बहुत खिलाफ है। अगर जरा सा भी इनको एक बूंद भी मिल गई ना कि H2 एक्स्ट्रा जा रहा है ये मूत्र के साथ, तो ये जाने नहीं देगा भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एकदम स्ट्रिक्ट है। ये हार्मोन डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि बिल्कुल भी एक H2O का मॉलिक्यूल भी नहीं निकलने देना एक्स्ट्रा का, एकदम लिमिट, मतलब हैंनले लूप से भी ज़्यादा शोषण कर लेगा ये ADH हार्मोन, ये हार्मोन्स वगैरह, कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आया बोले फिल्ट्रेट कहाँ जा रहा है, बोला भाई ग्लोमेरुलस ने फ़िल्टर किया था, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया कि तुम अशुद्ध हो, तुम बाहर जाओ। फिर मैं टकराया DCT से, सॉरी PCT से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो उन्होंने कहा कि तुम वाटर लेके चलो, तो उन्होंने मेरा अवशोषण किया, उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया मेरा, मतलब शोषण मैं बहुत अलग वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अवशोषण बोलोगे आप, लिख मत आना ये शोषण कर लिया, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन कर लिया। मतलब ग्लोमेरुलस ने तो फिल्टर करके भेजा है कि फिल्टर तो बाहर निकल, तो काम का नहीं निकल। PCT ने और हैंनले लूप ने क्या किया, इसका अवशोषण कर लिया कि नहीं नहीं तो पानी लेके जा रहा है, और ये इंपॉर्टेंट, ये जो कुछ सोडियम आयन है ये भी है, ये भी दे, इधर दे, नहीं ये नहीं लेके जाने। तो DCT भाई साहब के जो हार्मोन्स थे वो बोले कि तू अभी भी एक्स्ट्रा पानी लेके जा रहा है साथ में अपने, तो फिर अब क्या बोलेगा फिल्ट्रेट की, ठीक है भाई अगर एक्स्ट्रा पानी जा रहा है, ऐसी ही बात है, तो ये भी ले ले, तो ये इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। और फाइनली अब जो फिल्ट्रेट बचेगा उसे फिल्ट्रेट नहीं बोल के उसे बोलेंगे अब यूरिन। अब ये आगे जाएगा, कहाँ जाके मिल जाएगा, ये यूरेथ्रा में, मूत्र वाहिनी में। ये मैंने पूरा का पूरा मूत्र निर्माण ही समझा दिया है आपको इस नेफ्रॉन से, मतलब हर एक चीज़ को लेबल्ड तो किया ही है, हर एक चीज़ को लेबल्ड भी किया है विथ फंक्शन, मतलब मैंने पूरा यूरिन फॉर्मेशन ही समझा दी है आपको इस डायग्राम में, मैंने पूरी की पूरी यूरिन फॉर्मेशन ही समझा दी है, कहाँ कौन सी नलिका से कौन कैसे फिल्टर हो गए, कहाँ पे अवशोषण होगा और कहाँ पे, यहाँ पे देखो स्रवण हो गया, एलिमिनेशन हो जाएगा। मतलब मूत्र निर्माण 3 स्टेप में हुआ। पहला तो फिल्ट्रेशन हुआ था, फिल्टर हुआ था, दूसरा क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, और तीसरा क्या हुआ, सिक्रीशन हुआ। समझ गए, मूत्र निर्माण मैंने यही समझा दिया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा पैराग्राफ दिया है ना, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया जी आपको कि जी वृक्क नलिका दोहरे झिल्ली युक्त प्यालेनुमा संरचना बोमन संपुट से प्रारंभ होती है। जो ये ट्यूब थी ना वो किससे शुरू हुई थी, ये जो समीपस्थ समर्लित नलिका थी PCT थी, किससे शुरू हुई थी, ये बोमन संपुट के एंड से शुरू हुई थी। उसके बाद क्या था, गुच्छ और बोमन संपुट मिलकर क्या बनाते हैं, कार्पस बनाते हैं, मैंने बताया था। ग्लोमेरुलस ये और ये मिलकर क्या थे, कार्पस थे। अच्छा ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, कार्पल्स। फिर क्या हुआ, इनके और भी नामकरण कर दिए, यहाँ पे वृक्क कणिका भी बोल सकते हैं, याद कर लो सब, और मेल पिघिकाय भी बोल सकते हैं, कार्पस भी बोल सकते हैं, मेल पिघिकाय भी बोल सकते हैं, मेल पिघिकाय, और वृक्क कणिका भी बोलते हैं। नेक्स्ट, बोमन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ समलित नलिका प्रारंभ होती है जी, पता चल गया, देखो इधर ये दिख रही है ना, PCT इसी की बात कर रहा है, PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन लूप, मतलब यू आकार का हैंनले का लूप होता है, देखो बताया था मैंने ऐसा, देखो अभी याद तो आना चाहिए तुम लोगों को, देखो मैंने अब भी समझाया है, ज़्यादा देर भी नहीं हुई। ये क्या था, यू शेप का हैंनले का लूप था, जिससे आरोही व अवरोही भुजा थी, जो मोटी थी वो आरोही थी और जो पतली थी वो अवरोही थी।
मैंने समझा दिया है, देखो बच्चों, धोखा मत देना। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका दुरस्त देखो जी। मतलब ये मोटी वाली है, फिर ये पतली हो गई, फिर से ये मोटी हो गई। तो अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ से भी एक कुंडलित नलिका निकल रही है, और मैंने इसका भी नाम बताया है आपको कि ये डीसीटी थी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी। डीसीटी ये क्या थी, यहाँ पे क्या थी, पीसीटी। समझा दिया मैंने। फिर उन्होंने बताया है कि जो दूरस्थ नलिकाएं हैं वो सीधी एक संग्राहक नलिका में खुलती है। देखो मैंने बता दिया था, इस नलिका में खुल रही थी। अच्छा, अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई विकृत श्रोणी में खुलती है। मैंने ये बता दिया। वृक्काणु की वृक्क कणिका समीपस्थ कुंडलित जो नलिका थी, समृद्ध नलिका थी, और दूरस्थ थी आदि वृक्क केवल कुट भाग में, जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। मतलब इन्होंने कहा है कि जो साधारणतः जो देखे गए हैं ना नेफ्रॉन, उनमें क्या देखा गया है कि जैसे जो वृक्क थे उसमें पिरामिड थे। ये बोल रहे हैं कि जो समीपस्थ पीसीटी और डीसीटी है ना, वो वलकुट भाग में पाया जा रहा है। वलकुट भाग में क्या, देखो मैं यहाँ पे बना दूँ, ये बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है। यहाँ पे पीसीटी भी है, और फिर ये हेलने का लूप थोड़ा सा नीचे आ गया, और फिर यहाँ पे डीसीटी चालू, ये बता रहे हैं इसमें, ठीक है। मतलब कुछ अंश तो मध्यांश में है और बाकी सब वलकुट रीजन में। नेक्स्ट, अधिकांश वक्राणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं, ओके जी, और मध्यांश में बहुत कम रहते हैं, ओके जी। ऐसे वक्राणु को वलकुटी विकृत कहते हैं। अच्छा जी, ये पिरामिड है, मैं देखो थोड़ा जूम कर दूँ इसको, ये पिरामिड है। ये बोल रहा है इसमें कि जो हेनले लूप है ना वो छोटा बनाओ, और मध्यांश में बहुत कम रखो, और वलकुट में ज़्यादा करो। बोलो ओके जी, समझ रहे हो, इसे वलकुटीय वृक्क कहते हैं। मतलब इन्होंने कहा है कि सब कुछ यहीं बनाओ, पीसी ग्लोमेरुलस भी यहीं है, पीसीटी भी यहीं है, हेनले का लूप थोड़ा छोटा करो, डीसीटी भी यहीं है, और संग्राहक नलिका तो यहाँ होती है बिट्टो, एंड पॉइंट पे। फिर पेल्विस कैलेक्स से होती हुई बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के वलकुट क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के नेफ्रॉन क्या कहलाते हैं, वलकुटीय वृक्क, ये चीज़। नेक्स्ट, कुछ वक्राणु के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं, ओके जी, तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक से होते हैं, ओके जी। इन्हें सानिध्य मध्यांश वक्राणु जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये मैं पिरामिड बना रही हूँ फिर से। अभी क्या बोल रहे हैं कि अधिकांश भाग, नेफ्रॉन का अधिकांश भाग कहाँ होगा, हेनले के लूप में, और सबसे बड़ा होगा क्या, हेनले लूप सबसे बड़ा होगा, और थोड़ी सी डीसीटी बाहर होएगी, फिर वापस अंदर, फिर यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट बनाई देंगे अपन। मतलब इस प्रकार का जो वृक्काणु है वो कौन सा कहलाएगा, सानिध्य मध्यांश वृक्काणु। याद कर लो, ये क्वेश्चन आएगा, ये एक एक लाइन याद करनी है, तभी मैं एक एक लाइन रीड कर रही हूँ बैठ के यहाँ पे। नेक्स्ट, गुच्छक से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्क की नलिका की चारों ओर सूक्ष्म नलिका को जाल बनाती है, ओके जी, जिसे परिनालिका केशिका जाल। वासा रेक्टर जो बताया था ना, देखो इधर, शायद मैंने नहीं बताया होगा। अच्छा, वासा रेक्टर रह गया। मतलब जो अपवाही धमनिका है ना, देखो जो अभिवाही है उसकी तो कोई ब्रांच नहीं दिख रही मेरे को यहाँ पे, बट अपवाही की धमनिका की देखो ब्रांच, देखो यहाँ से ये मुड़ रही है, तो ये देखो यहाँ पे इसकी चारों में इर्द गिर्द लिपटी हुई है, इसे वासा रेक्टर कहते हैं। बस यही बताना चाह रहा है इस पैराग्राफ पे। अच्छा, मूत्र निर्माण, ये मैंने ऑलरेडी ही समझा दिया आपको, मैंने नेफ्रॉन बना के ही समझा दिया आपको पूरा का पूरा मूत्र निर्माण की प्रोसेस, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पढ़ूंगी। मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो 3 स्टेप में होती है। फिल्ट्रेशन मैंने बताया था, सेकंड अवशोषण कि मेरा शोषण कर रहे हैं, एक ने तो मुझे फिल्ट्रेट करके बाहर निकाल दिया, दूसरे ने मेरा अवशोषण किया, और तीसरे में तो फिर तो मैं बाहर ही निकल गया, कहाँ से, संग्राहक नलिका से। यही हुआ मेरे साथ। तो मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निषेचन, ये मैं समझा चुकी हूँ आपको एक तरीके से, मैं फिर से दबा समझा देती हूँ, क्योंकि कुछ टर्म्स आए हैं, पोडोसाइट्स, ये सब कुछ टर्म्स आए हैं, कुछ परतों का नाम है। मतलब जो ग्लोमेरुलसा है और जो बोमन संपुट है उसमें 3 परतों का कुछ रोल बताया गया है। पहली परत
गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक परत, ये पहली परत। दूसरी परत ये, और सबसे बीच में होती है ये वाली। अब देखो मैं पोडोसाइट बता दूं आपको, पोडोसाइट क्या होता है। मैंने बाकी तो सारा समझा दिया है आपको आगे कि कैसे रक्त आएगा, ग्लोमेरुलस में एंटर होएगा, उसके बाद में क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वापस से अपवाही के थ्रू बाहर निकाल दी जाएगी कि भाई तुम प्योर हो, तुम बाहर जाओ। लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ है वो ग्लोमेरुलस क्या करेगा, उसको बोमन संपुट में भेज देगा। देखो मैंने एरो लगा के समझाया भी बच्चों, देखो यहाँ पे ये भेज दिया इसने, यहाँ पे भेज दिया, देखो ठीक है ना, यही यही है। बट पोडोसाइट बता रही हूँ, बोमन संपुट की जो लेयर है ना, बोमन संपुट की जो लेयर्स हैं और जो बाकी जो अंदर ये कुंडलित नलिकाएं थी, ये इन पे क्या होता है कि एक प्रकार के पोडोसाइट मिलते हैं, पौधाणु। कैसे, जैसे मान लो ये कहिए नलिका है, ये ट्यूब जा रही है, ट्यूब ही चल रही है सारी, तो पोडोसाइट क्या होते हैं, इसके ऊपर होते हैं ऐसे, इनको पकड़े रहते हैं। सोच रहे हो अब ये क्यों है, इन्होंने क्यों घेर रखा है अपनी नलिकाओं को, ये क्यों कवर कर रखा है, ये यहाँ पे ये क्यों कवर कर रखा है, ये पूरी नलिकाओं पे क्यों छाए हुए हैं, ये क्यों छाए हुए हैं, क्योंकि यही तो है मेन जो फिल्टर करवाने वाले हैं, फिल्टर यही करवाएंगे। मतलब मैंने ये तो बोल दिया था कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो कुछ तो ऐसा सिस्टम होगा ना उसके अंदर, कुछ तो ऐसी सेल होगी जो ये काम करती होंगी। मैंने बोल दिया कि फ़िल्टर करता है, हाँ जी हमने मान लिया कि भाई ग्लोमेरुलस फ़िल्टर करता है, उसमें है क्या ऐसा जो फ़िल्टर कर रहा है, उसमें ये है जी, ये फ़िल्टर कर रहा है बैठ के। देखो इस तरह से नलिकाओं को, उसकी जो सेल है ना उसको से कवर किए हुए, पकड़े हुए, जैसे अपन एक हाथ अपना सीधा है, उस सीधे हाथ को कोई ऊपर से पकड़ ले, अपनी बाजू से कोई पकड़ ले अपनी, तो कवर कर लेगा ना बाजू से अपनी फिंगर्स, जो वो फिंगर्स है ना, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिससे अपन ने हाथ पकड़ लिया किसी और का हाथ, तो ये पोडोसाइट समझो, ऐसे अज्यूम करो जैसे ये हाथ है, ये हाथ है, किसी और ने इसका हाथ पकड़ लिया, तो ये क्या है, एक तरह से पोडोसाइट है। अज्यूम कर लो रे कि एक नलिका पर, एक सेल पर किस तरह से ये दबाव रखते हैं, किस तरह से ये आवृत रखते हैं, कवर रखते हैं उसको पूरी तरीके से, ये पोडोसाइट है। तो ये थोड़ा सा अलग टर्म था इसलिए मैंने आपको समझा दी ये चीज़, ये बाकी सब कुछ समझा दिया है मैंने आपको। अच्छा, स्लिट पोर एक ये नया वर्ड है, मतलब ये जब पोडोसाइट मैंने बनाई थी ना, जैसे ये नलिका थी, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, ये इनको कवर किए कौन, पोडोसाइट, बट बीच बीच में क्या है, अवकाश रह जाता है, छोटे छोटे पोर रहते हैं, तो इन्हें ही बोलते हैं स्लिट पोर। इन्हें क्या बोलते हैं, स्लिट पोर। इन पोर के थ्रू कुछ भी आयंस पॉजिटिव हो चाहे से नेगेटिव आयन हो बाहर निकल आते हैं। इस तरह का जो फिल्ट्रेशन होता है ना वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं ये फिल्टर करने में किसी भी चीज़ को। हालांकि डीसीटी, हेनले लूप, पीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट ये सब भी अब्जॉर्प्शन करेगी अच्छे से, बट ये लोग क्या है कि कोई कसर नहीं छोड़ते, ये अल्ट्रा अपने लेवल पे अच्छे तरीके से फिल्टर करते हैं। इनकी जो रेट होती है ना वो 125 मिलीलीटर होती है प्रति मिनट, ml। ये एक मेल की है, ml सॉरी मिलीलीटर नहीं, मेल की है ये। फीमेल में 105। वेरी करती है जी, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करती है ये सब चीज़ें। ऑलराइट, नेक्स्ट ये भी मैंने क्लियर करवा दिया है। नेक्स्ट अब पढ़ने वाले हैं अवशोषण का। फिल्ट्रेशन पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, अब्जॉर्प्शन। कि मैं पीसीटी के पास गया, उसकी जो पीसीटी की जो दीवारें थी, उसकी जो दीवारें थी उन्होंने मुझे रोक लिया। मैं फ़िल्टर जा रहा था चुपचाप हंसता खेलता कि चलो मुझे बाहर निकलता है, तो जो पीसीटी की जो दीवारें थी ना उन्होंने मुझे रोक लिया, उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा कि
तुम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ भी लेके जा रहे हो, वापस दो वो। जैसे मान लो ग्लूकोज, कि ग्लूकोज लेके जा रहे हो, रुको, जाना नहीं चाहिए। अमीनो एसिड है, बोला रुको, अमीनो एसिड लेके जा रहे हो, रुको, मेरे को वापस दो ये। सोडियम लेके जा रहे हो, तो इन सब चीज़ों का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। मतलब एक तरह से शोषण कर रहे हैं बेचारे फिल्ट्रेट का, अवशोषण कर लिए इन्होंने। ठीक है। और ये एक्टिव पैसिव दोनों तरीके से हो सकता है। अगर इनको थोड़ी सी ऊर्जा भी लगानी होगी तो भी लगाएंगे, और बिना ऊर्जा के होता है नॉर्मल, तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है, बिना ऊर्जा के ही काम होता है। दूसरा, फिर वो लोग हेनले के लूप में एंटर होते थे, हेनले के लूप में एंटर हुए। हेनले के लूप ने भी यही बोला कि H2 को दो भाई, H2 लेके जा रहे हो, पानी लेके जा रहे हो तुम अपने फिल्ट्रेट के साथ ही, वापस दो। फिर DCT के पास आया, DCT ने भी यही किया, अवशोषण किया मेरा। क्यों? क्योंकि उसने एक दो हार्मोन छोड़ दिए मेरे पे, ADH और वेसोप्रेसिन, उन्होंने क्या किया, मेरा पूरा वाटर सोख लिया। ठीक है ना। तो जितना हो सके उतना कम वाटर लॉस किया है अपने नेफ्रॉन ने। ये तो एक नेफ्रॉन की बात कर रही हूँ मैं, मिलियंस में है अपने नेफ्रॉन्स दोनों किडनियों में मिला के। अवशोषण यहाँ तक चला उसका, PCT में भी चला, हेनले के लूप में भी चला, और DCT में भी चला। अब फाइनली आ गया अपनी डेस्टिनी पे, संग्राहक नलिका पे, कलेक्टिंग डक्ट के पास। कलेक्टिंग डक्ट के आने के बाद अब इसको फिल्ट्रेट नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे अब यूरिन है। अब इसमें कुछ भी अवशोषित करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसे बाहर ही निकाल दो। तो ये पूरी प्रोसेस थी क्या, मूत्र निर्माण की। तो ये मैंने मूत्र निर्माण समझा दिया, पीछे डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया, और अभी समझा दिया। एक फ़र्क तो आपने देखा ही नहीं, ये जो अभिवाही धमनिका है और जो अपवाही धमनिका है, उसकी साइज देखो पहले। जो अभिवाही धमनिका है वो थोड़ी सी चौड़ी है, जो अपवाही है वो थोड़ी पतली है, समझे। देखो यहाँ पे देखो, जो अभिवाही है वो तो कितनी चौड़ी है देखो आप, और जो अपवाही है वो थोड़ी सी पतली है। तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना, कुछ तो लॉजिक होगा इस चीज़ का। मतलब यहाँ से आ तो बहुत ज़्यादा रही ये चीज़, बट इतनी तेज़ी से निकल नहीं रही, क्योंकि बहुत पतली हो जाती है, बहुत ही पतली सी हो गई। यही तो वजह है, यही तो हेल्पर है। अभी मोटर थोड़ी ना है ग्लोमेरुलस में, जो मोटर चालू किया और फिल्ट्रेशन हो गया, पानी को फिल्टर कर दिया बैठ के, ऐसा थोड़ी ना है बेचारे के पास। ये जो मोटी है नलिका, इससे रक्त आया, रक्त के साथ जितने भी वांटेड अनवांटेड चीज़ें थी, सब्सटेंसेस थे, वो भी सब आ गए। बट जाने के टाइम क्या हुआ, इनको जगह नहीं मिली, इनको जगह ही नहीं मिल रही निकलने के लिए। आ तो बहुत ज़्यादा लोग गए, एक बड़ा सा गेट था, उससे धक्के मार के, बिना धक्के के बहुत सारे, एक बार में 100 लोग एंटर हो रहे थे। बट आपने उनको निकालने के लिए एक पतली सी खिड़की खोल के रख दी खाली। फिर क्या बोल रहे हैं, अब बोलो जाओ। तो कैसे जाएंगे? उस एक खिड़की से निकलने के लिए उनको बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा। वो 100 के 100 लोग बोल रहे हैं कि हम जितनी स्पीड से हम 100 के 100 आए हैं, हम 100 के 100 ही निकलेंगे इस खिड़की से भी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ से जो चीज़ एंटर होगी वो उतनी स्पीड से यहाँ नहीं जाएगी। एक प्रेशर बनेगा, एक दाब बनेगा, वही दाब तो इनको फिल्टर करवाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे स्टॉप हो गए, क्यों, पतली हो गई। तो क्या होगा कि चलो हम आ ही गए हैं यहाँ पे, तो अब हम जब आ ही गए हैं तो हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो निकाल लो, क्योंकि जगह तो है नहीं। वैसे भी 1 बाय 1 एक एक इंसान ही जाएगा उसके आगे से, एक एक ही मॉलिक्यूल जाएगा, एक एक ही RBC जाएगी। तो क्या करें, चलो अपना वेस्ट प्रोडक्ट ही निकाल दो, क्योंकि ऐसा प्रेशर ही ऐसा बना इनके ऊपर, इनके पास प्रेशर ही ऐसा बना कि आ तो बहुत सारे अमाउंट में रहे, बल्क में आ रहे हैं, बट जा नहीं पा रहे। तो ये जो प्रेशर बना ना, ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बना, ये ही प्रेशर तो मजबूर करता है ये इसके टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकालने का, ये फिल्ट्रेट बनने के लिए। यही है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। बिल्कुल यही है, ये मजबूर करती है, ये फेवर करती है फिल्ट्रेशन को, कि चलो अब फिल्टर आ ही गए हो, अब करो, इतना दाब पड़ रहा है, चलो फटाफट फिल्टर ये निकालो, हल्के हो, थोड़े से पतले हो, ताकि अपन फटाफट निकलें, अपना भी नंबर आए। समझ गए। तो ये हो गया आपका मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। ये पूरा अपन ने आज नेफ्रॉन पढ़ लिया है, अपन ने मूत्र निर्माण का पढ़ लिया है।
एक एक लाइन मैंने समझाई है, आपको भी एक एक लाइन पढ़नी ही होगी अगर आपको अच्छे से परफॉर्मेंस देनी है तो। ठीक है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है मैंने आपको। नेक्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि जितनी भी ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका का नाम लिया है उसकी साइज़ एंड शेप बताएंगे और ये क्या क्या चीज़ का अवशोषण करती है वो बताएंगे। हेनले लूप के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ का अवशोषण करती है, श्रवण करती है, वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे दूरस्थ नलिका के बारे में कि इसकी साइज़ क्या है, शेप क्या है, ये किस चीज़ का अवशोषण करती है, किस चीज़ को निष्कासन करती है। संग्रहण नलिका में क्या प्रोसेस होती है ये हम पढ़ेंगे। ये देखो आगे ये टॉपिक है, फिर यहाँ आके हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वृक्कक नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। इससे पहले आप ये सब कुछ पढ़ के आइएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।